नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। बहुत ही एक मायावी ग्रह है राहु, और जब इसकी प्रेडिक्शन करनी होती है तो भाई बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। बहुत से फैक्टर काउंट करते हैं जब राहु के बारे में कोई बात बोलनी होती है। लेकिन एक बात है, जिस भाव में राहु होता है, जितनी इसकी पावर होती है उसके अनुसार जितना जातक को देता है। मान लीजिए शुभ भाव स्थिति में धन भाव में है तो जातक को कितना भी धन दे दे, लेकिन उसकी जो तमा है धन के प्रति बढ़ती जाएगी। चाहे कुबेर का खजाना मिल जाए तब भी संतुष्टि नहीं देगा। राहु धुआं है, राहु माया है। और माया क्या है? अधिकतर लोग कहते हैं कि जी माया का जो अर्थ है वो ये हुआ कि जो आपके पास पैसा रुपया वो माया नहीं है। जो आपका बच्चा है जिससे आपको बहुत प्यार है वो भी माया है। जो आपका घर है जिससे आपको बहुत प्यार है वो भी माया है। जो आपका जीवन साथी है और ये सोचकर कि अगर वो हमसे बिछड़ गया तो दिल कांप जाता है, वो भी एक माया है। तो ऐसी सभी वस्तुएं जिनसे हमारे ऋषि मुनि एक दूरी बनाना पसंद करते थे वो सभी माया है। तो राहु मायावी ग्रह है। माया में फंसाकर किसी का लाभ करवाता है, किसी का नुकसान करवाता है। तो प्रत्येक भाव पर चर्चा कि राहु जिस भाव में हो कितना भी दे दे उस भाव से संबंधित, लेकिन जातक कहेगा और मिल जाए, और मिल गया और मिल जाए। इस और के चक्कर में जातक के जीवन का चक्कर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस मृत्यु लोक को अलविदा कहा जाएगा। तो मेरी एक एडवाइज है, जिस भाव में राहु हो, जो राहु ने भाई अभी तक आपको दिया है, या इस तरह से सोचकर चले कि जो भी ईश्वर ने अभी तक आपको दिया उसका सुख ले। आपके पास 1000 रुपये है, उसको 2000 करने के चक्कर में ना पड़े। 200-400 रुपये का सुख ले ले पहले, नहीं तो कागजों में ही लोग देखकर खुश होते रहते हैं कि देखिए गुरुजी ये मेरे बैंक की कॉपी है, मेरा बैलेंस साल पहले 25 लाख था, आज 35 लाख हो गया, 10 लाख बढ़ गया। तो ये जो कागज है, टुकड़े हैं कागज के, ये मृत्यु लोक पर ही अच्छे लगते हैं। आपके साथ क्या जाएगा? आपके साथ जाएगा आपके किए हुए अच्छे कर्म। ये नहीं जाएगा जो आपकी बैंक की कॉपी है, जो आपके लॉकर में महंगी महंगी वस्तुएं रखी हैं। ये सब माया है। प्रत्येक भाव के अनुसार
चर्चा करते हैं। लगन में राहु, पहले भाव में राहु विराजमान हो जाए तो जातक की ये प्रबल इच्छा होती है कि समाज में उसका मान सम्मान हो और सभी लोग उससे खुश रहें। इस बात को लेकर डर भी रहता है दिल में और टेंशन भी रहती है कि सभी लोग मुझसे खुश रहे और मेरी इतनी इज्जत हो, इतनी इज्जत हो। अगर इज्जत बढ़े तो फिर उसका लेवल और बढ़ जाएगा। रातों रात बड़ा ओहदा मिल गया तो 2 दिन बाद वो भी छोटा लगने लगेगा। यानी कि इच्छाएं फैलती जाएंगी। जैसे पताल का अंत नहीं है, ऐसे इच्छाओं का अंत नहीं है। जातक का स्वास्थ्य है, जो जातक चाहेगा, सभी चाहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन लगन में राहु है। जब सब कुछ होते हुए आपका मन भटकेगा, चैन नहीं है, दिन में चैन, रात को नींद, तो भाई इस तरह के धन का क्या लाभ। छोटी सी बात को प्रेस्टीज इशू बना लेते हो कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, और जब तक उसका बुरा ना कर ले तब तक चैन नहीं आता। तो मेंटल पीस तो पूरी तरह से गायब हो गया ना जब लगन में राहु है। और जो आपके पास है, जितनी आपको आवश्यकता है, उससे अधिक का, फिर भी मानसिक शांति नहीं है। आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। जिसने चाहा दुखी कर दिया, जिसने चाहा खुश कर दिया। और हर मामले में, क्योंकि लगन ऑल इन ऑल है, इतना इकट्ठा करना चाहते हो, इतना इकट्ठा करना चाहते हो जिसका कोई अंत नहीं है। तो भाई ऐसे करते करते ना ही जीवन एंजॉय कर पाओगे, ना ही फैमिली लाइफ एंजॉय कर पाओगे। और जब अंतिम समय आएगा फिर सोचोगे कि कितने गलत डिसीजन थे मेरे पहले भाव को लेकर, और जिन लोगों के सामने बड़ा बनने की कोशिश की अब कोई मेरे साथ नहीं है। दूसरे भाव में राहु, दूसरे भाव में राहु हो तो जातक की जे प्रबल इच्छा होती है सॉरी, ये प्रबल इच्छा होती है कि जो खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, वो जातक का मान सत्कार करें। और जो उसकी वाणी होती है, राहु दूसरे भाव में आपको बहुत इंटेलिजेंट बनाता है। ऐसा देखा गया है कि मेमोरी भी शार्प होती है। जब जातक कोई बात करता है लॉजिक से करता है, लेकिन अधिक बोलने की आदत वो इसलिए कि दूसरे मेरी बात मान ले। कुटुंब के लोग, खानदान के लोगों पर मेरा प्रभाव बना रहे। और धन का भाव है, एक बात नोट कर लें, जिनके दूसरे भाव में राहु है, जितना धन बचाने की कोशिश करोगे, जितना धन के पीछे भागोगे, उतना धन आपसे दूर भागेगा। और इस पकड़म पकड़ाई के खेल में आप हार जाओगे, धन जीत जाएगा। और जिनके पास खेती वाली जमीन है,
जो मेरे किसान भाई हैं, उनके दूसरे भाव में जब राहु हो तो उनके दिमाग में एक ही बात कि मेरे पास आज 10 किले हैं, 10 एकड़ है जमीन के, इसको 11 कैसे करूं, 11 हो गए तो 12 कैसे करूं, 12 हो गए तो 13 कैसे करूं। तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ जाती है कि एक सेठ था और उसका बहुत बड़ा बंगला, महल, साथ में बिल्कुल एक गरीब बंदा, एक लकड़हारा लकड़ियां काट कर लाता और अपना गुजारा करता था। लेकिन दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ, किसी में कोई ईगो नहीं हुआ था। जिंदगी बहुत स्मूथ चल रही थी। जितना ईश्वर ने रुपया पैसा दिया उसके हिसाब से उन्होंने अपना बजट सेट कर रखा था। तो सेठ और सेठानी में छोटी छोटी बात को लेकर पंगा, छोटी छोटी बात को लेकर तानेबाजी। पैसा बहुत, पैसे का अंत ही नहीं है, लेकिन सुख नहीं। तो सेठानी ने पूछा एक दिन कि सेठ जी, जो हमारे बगल वाले हैं वो तो बहुत गरीब है, सुख सुविधा का कोई साधन नहीं है, लेकिन खुश बहुत है। जब देखो चेहरे पर मुस्कान, सुबह नीचे बैठकर खाना खाते हैं और उनका मुख देखने वाला होता है कि कितनी खुशी, और हमारा मुख कोई देखना पसंद नहीं करता कि कैसा हो गया, चिब्बड़ के जैसा। तो सेठ ने कहा कि तू देख, 1 महीने में ही इनकी जो हालात हैं वो मैं कैसे खराब करता हूं। तो सेठ के पास सोना चांदी इसका तो कोई अंत ही नहीं था। सेठ ने क्या किया, 99, आपकी भाषा जो भी होगी मैं लिख देता हूं, 99, 99 बोलते हैं, 99 बोलते हैं, कोई भी भाषा हो, 99 सोने के सिक्के एक कपड़े में बांधे और सेठ के घर फेंक दिए। जब सेठ के लकड़हारे के घर फेंक दिए, जब उनको वो सिक्के मिले तो बहुत खुश, जिन्होंने कभी सोना यूज ही ना किया हो, इतना सोना मिल गया। तो सिक्के उन्होंने काउंट किए कि भाई कितने हैं, तो निकले 99। तो जो लक्कड़ आ रहा था उसकी पत्नी बोली कि अगर 100 होते तो कितना अच्छा होता। लक्कड़हारा भी उसकी बात से सहमत हो गया। तो उन्होंने अपने खाने पीने में कमी की, लक्कड़हारे ने मेहनत दिख करनी शुरू कर दी, जिसके कारण घर का वातावरण खराब हो गया, फैमिली को कम समय। फिर जैसे सेठ सेठानी एक दूसरे को ताने मारते थे, वही काम शुरू हो गया। क्या प्रॉब्लम है इसमें? सिर्फ एक सोने के सिक्के की, और एक सोने का सिक्का किसी काम का नहीं। जब 99 है आपके पास तो एक क्या करेगा। लेकिन हम भाई जिसके दूसरे भाव में राहु हो, जीवन की यही दौड़, और जब तक ये दौड़ लगेगी तब तक जिंदगी की दौड़ में सफल नहीं होगा, हार जाएगा कि और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। तो
अंत में जो और है आपके पास, जो आपके बच्चे हैं, वही बांटेंगे। और उसको पाने के लिए देखिए, एक बहुत ही मजे की बात है, पिता की मृत्यु के बाद बच्चे संपत्ति बांट लेते हैं। संपत्ति बांटने में लड़ाई झगड़ा होता है। उनको ये बात याद नहीं रहती कि हम संपत्ति पिता की मृत्यु के कारण बांट रहे हैं। एक दिन हमारी भी मृत्यु होनी है, लेकिन लालच, बहुत जमीन है लेकिन 100 गज जमीन के पीछे पागल हो रहे हैं। ये सब राहु के कारनामे है। तो दूसरे भाव में राहु हो, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, कुटुंब के सदस्य हैं, उनके साथ जितना अच्छा समय, जितना पॉजिटिव टाइम आप बिता सको उतना अच्छा है। जो वस्तु आपको खाने में स्वादिष्ट लगती है और आपके सेहत के लिए भी अच्छी है, वो वस्तु आपको मिलती रहेगी। और अगर पैसा खर्च करना पड़े तो करें, लेकिन वो खाते रहें। अगर भाई तीसरे भाव में राहु विराजमान हो जाए, तीसरे भाव में राहु राजयोग कहा गया है हमारे शास्त्रों में, तो तीसरे भाव का राहु आपको जितना शुभ होगा उसके हिसाब से यश देगा, मान देगा, सम्मान देगा, मेहनत करने की शक्ति देगा, क्रिएटिविटी देगा, आपका अच्छा लेखक बनाएगा और आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा। आपका मकान भी सुंदर होगा। अगर राहु शुभ अवस्था में है तो आंखें ऐसी कि जिसकी ओर देख लिया वही सम्मोहन हो गया। शरीर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी, जिसके कारण हमेशा एक्शन मोड में, और जांच के कारण, हुकूमत के कारण कोई डायरेक्ट तो आपका दुश्मन बन नहीं सकेगा, गुप्त रूप से दुश्मनी लेंगे, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन इतना कुछ मिलने के बाद फिर आप कहेंगे कि जी थोड़ा सा धन और मिल जाए, थोड़ा यश और मिल जाए। राजनीति में बहुत तरक्की कर ली, एमएलए हैं तो एमपी कब बनेंगे, एमसी हैं तो एमएलए कब बनेंगे। इसी जुगाड़ में पूरे का पूरा जीवन खत्म। और जब अंतिम समय आता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका समय आ गया, अगर किसी को बुलाना है तो भाई आप बुला सकते हो। फिर जातक अपने चक्कर याद करता है कि चक्करों में घूमकर जो मेरे पास था वो भी मैं दूसरों को देकर जा रहा हूं, जिसके कारण भाइयों से पंगा, जिसके कारण भाइयों से छल कपट, जिसके कारण अपने फर्ज नहीं निभाए कि पैसे लगेंगे, जिम्मेदारी नहीं ली। आज सब कुछ यहीं पर रह गया, मैं तो उसका सुख भी नहीं ले पाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सबका तो इसी मृत्यु लोक पर रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन सुख लेना सीखिए आप। जिस भाव में राहु हो, जो दिया ईश्वर ने उसका सुख लेना सीखिए। और कहते हैं कि ईश्वर के हुक्म के बिना चाहे आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो जाएं, लेकिन आप उसका सुख नहीं ले सकते। फिर भी कोशिश कीजिए कि तीसरे भाव में राहु हो, जितना मान सम्मान यश मेहनत आपके ने की और उतना रिजल्ट मिला आपको,
उससे जो प्रॉफिट हुआ उसका पूर्ण लाभ लें। चौथे भाव में राहु, चौथे भाव में राहु जातक की प्रबल इच्छा, क्योंकि चंद्रमा का भाव है, इसमें आपको घाटा भी पड़ेगा थोड़ा सा प्रॉपर्टी के मामले में। तो मेरे पास बड़ी प्रॉपर्टी हो, बड़ा मकान हो, अगर थोड़ा विलंब हो जाए तो फिर जातक सोचेगा कि जल्दी कैसे हो, पेशेंस की कमी। और सुख का भाव है, जितना सुख के पीछे भागोगे उतना ही आप इस तरह के चक्कर में फंसोगे कि एक चक्कर व्यू बन जाएगा। सुख की कामना नहीं करनी चौथे भाव में राहु हो, अगर सुखी रहना है। और टेंशन बिल्कुल नहीं रखनी। जमीन बहुत है, जायदाद बहुत है, बहुत लंबी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, स्वास्थ्य से अच्छा नहीं, हॉस्पिटल पहुंच गए और वहां जाकर आपको जमीन जायदाद याद रहेगी कि इतनी है कि मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, बिल्कुल नहीं रहेगी। वहां क्या दिखाई देगा? मौत। तो राहु चौथे भाव में बहुत मन भटकेगा, मेरे पास ये हो, वो हो, ऐसा हो, होगा भी बहुत कुछ, फिर भी जैसे पताल का अंत नहीं, आपकी कामनाओं का अंत नहीं, जिसके कारण हार्ट की बीमारियां, हार्ट की बीमारी, चलते चलते सांस चढ़ेगा, अधिक चलने में असमर्थ हो जाओगे। क्या करोगे इस तरह का धन, इस तरह की जायदाद? तो एक बात नोट कर लें, जिनके चौथे भाव में राहु है, अगर आपको रात को नींद अच्छे तरह से नहीं आती, जो जीवन की समस्याएं हैं वो आपको चैन नहीं लेने देती, तो पैसों की फिक्र ना करें, जो आपका पीस ऑफ माइंड है उसका फिक्र करें। लोगों की फिक्र ना करें कि कहीं मेरा प्रेस्टीज इशू खराब ना हो जाए। सिर्फ सेहत का ध्यान रखें। और अगर इन मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे अधिक भागे, ठीक है, जो नेसेसिटी है, मकान, अच्छे मकान की नेसेसिटी है, आज के टाइम में गाड़ी भी नेसेसिटी है, वो होनी चाहिए, लेकिन एक मकान हो गया, अब दूसरा कब होगा, दूसरा हो गया, तीसरा कब होगा, इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। पंचम भाव में राहु, पंचम भाव में राहु हो तो अगर शुभ हो तो विचार तो अच्छे होंगे, लेकिन सूर्य का भाव है, अहंकार बहुत होगा, ईगो फैक्टर बहुत होगा आप में। अहंकार इतना कि जो वचन कर दिए वो काम पूरा होना चाहिए, जिसके कारण जो पेट की अंतड़ियां उसमें सोजश के रोग होंगे, क्योंकि एक अजीब सी छटपटाहट मन में लगी रहेगी, दिमाग में लगी रहेगी, और दिमाग का सीधा संबंध होता है आपके जो इंटेस्टाइन है, जो अंतड़ियां हैं, उनसे होता है। तो पंचम भाव में राहु आपको अपनी संतान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी।
कोई बड़ा लाभ होना हो तो अगर ये सोचते रहें कि कब होगा, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, तो भाई नुकसान में रहेंगे। अगर ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया कि तेरी मर्जी, तो बहुत जल्दी आपको बड़ा लाभ और अचानक लाभ होगा। लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं करना और किसी सरकारी अधिकारी से पंगा नहीं लेना। ये मेरी बात नोट कर लें। राहु जब भी सी राशि में हो या पंचम भाव में हो तो गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ कभी कोई बदतमीजी ना करें, वरना परिणाम भयंकर होंगे। प्रेम संबंध जिससे हो जाए उससे एक्सपेक्टेशन इतनी अधिक हो जाती है कि दूसरा बंदा पूरा करने में सक्षम ही नहीं होता। तो जातक का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही इतना बड़ा होता है, फिर क्या होगा? आपस में अनबन, आपका जिसके साथ रिलेशन है कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो तो बढ़ती जा रही है, तो कहाँ तक अगला आपसे कॉम्प्रोमाइज करेगा? एक दिन ब्रेकअप ही होगा। तो कंट्रोल ऑन योर एम्बिशंस, कंट्रोल ऑन योर डिजायर्स। और तर्क वितर्क कर रहे हो, किसी ने बात काट दी तो 5 दिन नींद नहीं आएगी कि हिम्मत कैसे हुई उसने मेरी बात काट दी। कौन होता है वो, क्या हैसियत है उसकी? ईगो फैक्टर कितना कंट्रोल कर ले बढ़ता जाएगा। और ये ईगो जब बढ़ेगा तो सीधा असर होगा आपका जो पीस ऑफ माइंड है, मानसिक शांति के ऊपर, जिसके कारण मन अशांत और सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, उसके बाद जेब में माया। तो अगर आपका शरीर ही निरोगी नहीं है, नाड़ियों में ब्लॉकेज आ गई, सिर दर्द करता है, आंखें दर्द करती हैं, तो भाई क्या करोगे? लोगों से बहसबाजी कर लोगों के कामों में गलतियां निकाल कर, नुक्ताचीनी करके अचानक लाभ करोड़ों का हो जाए, तो अगर मन ही खुश नहीं है तो मैं नहीं समझता कि कोई लाभ है इन बातों का। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए कई बार बड़े बड़े टाइटल देने पड़ते हैं कि कुंडली में ये योग हो, आपको करोड़पति बना देगा, आपको अरबपति बना देगा। लेकिन वास्तव में करोड़पति तो भाई वो है जो संतुष्ट है, 2 टाइम की अच्छी रोटी जिसको मिल रही है और खुश है, मन खुश है, अंदर से दिल खुश है, किसी को देखकर जलता नहीं। असली अमीर बंदा वो है, जिसका बैंक बैलेंस अधिक है, वो अमीर नहीं है। बहुत से ऐसे लोग देखे कि पति पत्नी साइकिल पर जा रहे होते हैं लेकिन बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना, अपनेपन की भावना झलकती है। और साथ में एक गाड़ी निकल गई 60-70 लाख की, पति चला रहा है, उसका मुख दूसरी तरफ, पत्नी का मुख दूसरी तरफ, तो क्या फायदा इस तरह की गाड़ी का? आप
उस गाड़ी में बैठकर उसको एंजॉय कर पाओगे? सिर्फ दिखावा ही रह जाएगा। तो कोशिश कीजिए पंचम भाव में राहु हो, जो आपकी इच्छाएं हैं तो लोगों से को दबाने की, बहसबाजी में लोगों को जीतने की, उनको अपने काबू में रखें। और पंचम भाव में राहु हो, एक बात आपको आपके जीवन में बहुत नुकसान पहुंचाएगी। क्या बात है वो? आप कहेंगे कि गुरुजी आप भी नेगेटिव बात कर रहे हो। देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, नेगेटिव बात नहीं कर रहा। जिस दिन से आप ईमानदार हो गए, आपने छल कपट करना छोड़ दिया, उस दिन से आपकी उन्नति कम होनी शुरू हो जाएगी और समाज में आपका इज्जत मान घटना शुरू हो जाएगा। छठे भाव में राहु हो, तो छठे भाव में राहु को हमारे जो शास्त्र हैं उन्होंने बहुत महत्वता दी है कि जी छठे भाव में राहु जातक को सभी सुख देता है, राजा बनाता है, शत्रु हंता होता है, धन की कोई कमी नहीं होती, वाहन की कोई कमी नहीं होती। लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उनकी ओर भी ध्यान देना है। और किस वस्तु के पीछे अपने मन पर कंट्रोल रखना है। देखिए, सबसे बड़ी बात खाने पीने का ध्यान रखें, नहीं तो पेट, लीवर और किडनी इनकी प्रॉब्लम होने के चांस बहुत अधिक रहते हैं। शत्रु ठीक है, बुध की उच्च राशि है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, बुद्धि से, माया से, छल से, कपट से, होशियारी से, चालाकी से, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाकर दुश्मन का नाश कर दोगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दुश्मन बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा झुकना सीखिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये जो मैं है, ये आपके लिए बिल्कुल अच्छी साबित नहीं होगी, जीवन में रुकावटें देगी। छठे भाव में राहु, गुप्त शत्रु बहुत होंगे, उनसे सावधानी रखिए। और शत्रु का नाश करना हो, सामने से नहीं करना। अधिकतर केसेस में छठे भाव में राहु होता है तो जातक साहसी बहुत होता है, सामने से अपमान करके उसको नीचा दिखाकर शत्रु का नाश करता है। भाई, जिसका दिल दुखाया हो वो कभी नहीं भूलता, तो इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो दुश्मन नाश के लिए इतने पागल मत हो जाना कि दिन की चैन और रात की नींद इस पर असर हो। सप्तम भाव में राहु, सप्तम भाव में जब राहु विराजमान होता है, एक तो जातक की ये इच्छा होती है कि मेरा जीवन साथी अच्छे घर से संबंध रखता हो, बड़े घर से। राहु और शुक्र का संबंध है, क्योंकि तुला राशि शुक्र की है। और सीधी सी बात मैं कह दूं स्पष्ट कि जीवन साथी अमीर घर का हो, शादी के बाद 4 पैसे मिले मुझे,
ये मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं, और कोई ना कोई प्रॉब्लम बताकर ससुराल पक्ष से पैसे कैसे निकलवाने हैं इसकी प्लानिंग जातक करता ही रहेगा। सप्तम भाव में राहु जातक अपने जीवन साथी में बहुत गुण चाहेगा, हर तरफ से परफेक्ट। जब उसको लगेगा कि परफेक्टनेस नहीं है, फिर अनबन शुरू हो जाएगी। और कई बार तो सप्तम भाव में राहु हो जातक ड्रिंक वगैरह थोड़ा अधिक करने शुरू कर देता है, जिसका असर उसके लीवर पर भी होता है, और ड्रिंक के कारण गृहस्थ जीवन में भी प्रॉब्लम्स, कोर्ट केस अगर धक्के से करना पड़े या उत्साह में आकर कर दे या दूसरों के बहकावे में आकर कर दे, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सप्तम भाव का राहु दूसरों के बहकावे में आकर ही गलत काम करोगे आप सारे का सारा। अगर अपना दिमाग सही समय पर यूज कर लो तो जीवन में बहुत तरक्की करोगे। और सप्तम भाव में राहु विराजमान हो जाए तो ये एक तरह से पूर्व जन्म का भाग्य है। तो क्या से आपने कर्म किए हैं, जो कर्म आपने इतने अच्छे नहीं किए, बद्दुआएं ली हैं, जैसे किसी को धोखा दिया, इस जन्म में आपसे पार्टनरशिप कर लेगा, साझेदारी कर लेगा और आपको चूना लगाएगा, नुकसान करेगा। तो पूर्व जन्म का भाग्य है ये। और इस भाव से संबंधित जो सुख मिले, जीवन साथी अच्छा आपका, गृहस्थ सुख लीजिए। जितना जलते रहोगे कि ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, ससुराल वालों ने 1 लाख कम दे दिया, 2 लाख कम दे दिया, तो भाई जितना कर्जा किसी का रहता था उतना मिल गया, ना 1 पैसा ज्यादा मिलेगा ना 1 पैसा कम मिलेगा। तो क्यों सोचते हो बेकार में? और इस सोच के चक्कर में नई नई प्लानिंग, नए नए जुगाड़, और जुगाड़ बनाते बनाते ही आपका जुगाड़ खत्म हो जाएगा। जो ईश्वर ने दिया उसका उपयोग कीजिए, उसका सुख लीजिए, और जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हो, जो है उसको भूल रहे हो। अष्टम भाव में राहु, अष्टम भाव में राहु शुभ स्थिति में हो तो अचानक ही लाभ करवा देता है, कानून के क्षेत्र में बड़ा स्थान प्राप्त करवा देता है, पैतृक संपत्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। लेकिन प्रॉब्लम जहां आती है कि जातक गुप्त ढंग से बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है, दूसरों का सामान, दूसरों की जमीन जायदाद पर भी उसकी आंख होती है कि मुझे सस्ती में मिल जाए या फ्री में मिल जाए। और गुप्त संबंध जो जातक के, उनकी सहायता से जातक अपने सभी कार्य सिद्ध करने की कोशिश करता है और काफी गैर कानूनी कार्य सिद्ध भी कर लेता है। लेकिन जब उसकी तमा नहीं बढ़ती, देखिए गैर कानूनी काम भी एक दायरे में रहकर होते हैं, फिर उसका साहस इतना बढ़ जाता है कि अधिक गैर कानूनी कार्य, जिसके कारण फिर कोर्ट केस का सामना, आपको सजा वगैरह भी हो सकती है।
इस बात पर कंट्रोल रखिए कि जो ईश्वर दे रहा है बहुत अच्छा दे रहा है, और बिल्कुल सेटिस्फाइड रहिए अपनी लाइफ से। और जो इनके साथ गुप्त संबंध है उनके साथ हमेशा अच्छे संबंध रखें। अगर 4 पैसे खर्च करने पड़े तब भी भाई कर दे। नवम भाव में राहु, भाग्य भाव में जब राहु विराजमान हो तो जातक की का जो शिकवा है हमेशा अपने भाग्य पर रहेगा कि मेरा तो भाग्य ही आता है, मैंने तो बुरे कर्म किए हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने इतनी स्ट्रगल की, मैं फॉरेन गया, इस तरह के सरकमस्टांस बन गए कि फिर वापस आया। तो भाई भाग्य को कोसता रहेगा, जाते उम्र भर कोसता रहेगा कि मेरे में इतने गुण थे लेकिन किसी ने कोई लाभ नहीं दिया। सब कुछ होते हुए अगर रोने की आदत है तो भाई राहु कहेगा कि रोते रहो। तो नवम भाव में राहु हो, कुछ विद्वान नीच का भी मानते हैं। तो जातक अपनी आदतें सुधारे, जो दिया भाग्य ने उसका शुक्र करे और छोटी छोटी बातों को प्रेस्टीज इशू, इज्जत का सवाल बिल्कुल ना बनाए। एक बात और है, कई बार ऐसा देखा गया है कि नवम भाव में राहु हो, धर्म के मामले में जब जातक अधिक उलझ जाता है तब उसका मन अशांत रहना शुरू कर देता है, पीस ऑफ माइंड खराब होता है। तो धार्मिक कामों में भी एक लिमिट के अनुसार भाग लीजिए, दान पुण्य भी एक लिमिट के अनुसार कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी को दिखाने के लिए कोई कार्य ना करें। दसम भाव, दसम भाव में राहु की बहुत महिमा है और मेरे हिसाब से दसम भाव में राहु कुंडली के सभी भावों से सबसे अच्छा फल देता है। दसम भाव का राहु आपको पॉलिटिकल लाइफ में भी तरक्की देगा, और अगर आप सरकारी नौकरी में हैं आप बड़े से बड़ा स्थान प्राप्त करोगे, बाय हुक या बाय क्रुक। दिमाग थोड़ा शातिर होगा, कार्य क्षेत्र में होशियारी, चालाकी, साम दाम दंड भेद सब कुछ भाई आपको करना पड़ेगा और आप करोगे भी। लेकिन दसम भाव में राहु कितनी ही ऊंची पोजीशन मिल जाए आप सेटिस्फाई नहीं होगे कि पीसीएस बन गए, आईएएस कब बनेंगे, आईएएस बनकर डीसी बन गए तो सेक्रेटरीट में कब बैठेंगे। तो इस तरह आपकी जो इच्छाएं हैं जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं वो फैल जाता है, इस तरह से फैलती रहेगी। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी, दूसरी पूरी हुई, तीसरी। और दसवां भाव हुकूमत का, समाज में मेरी हुकूमत चले। तो भाई आजकल तो प्राय बहुत बड़े बड़े हमारे बहुत पावरफुल लोग हैं उनकी हुकूमत नहीं चलती, तो आप और मैं तो हमारी तो हस्ती क्या है। तो इस बात पर थोड़ा कंट्रोल रखें, नहीं तो सभी से आप अपने संबंध खराब कर लोगे कार्य क्षेत्र में बड़ा बनने के चक्कर में। लेकिन फिर भी बड़ा उतना ही बन पाओगे क्योंकि कुंडली में 8 ग्रह दूसरे भी हैं। जितने वो स्ट्रांग होंगे उतना ही आप अपने जीवन में अच्छा बन पाओगे। 11वें भाव में राहु,
11वें भाव का जो राहु है, जो आपकी आमदनी है उसके प्रति आपका जो रवैया है, जो सोचने का ढंग है दूसरों से अलग है कि मेरी आमदनी है ऐसे हो, इनकम के मल्टीपल सोर्स हो और हमेशा कोई ना कोई नई स्कीम इनकम बढ़ाने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए। 11वां भाव राहु है, अगर शुभ है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो कुंभ राशि है, शुभ है, अच्छा है, तो भाई आपको आपकी किस्मत की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कभी भी आपके भाई बहन या रिश्तेदार पैसे दे आपको, चाहे शगन के रूप में दे, गिफ्ट के रूप में दे, या पुराना कोई आपके माता पिता का रहता हो, तो कभी इनकार नहीं करना, ले ले। संतुष्टि का जो ग्राफ है, जैसे आमदनी बढ़ती जाएगी वैसे नीचे चलता जाएगा अगर 11वें भाव में राहु हो, क्योंकि सोच हमेशा आमदनी के बारे में, मित्रों के बारे में, सोशल सर्कल के बारे में, और किसी के साथ संबंध है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, बहुत नजदीकी संबंध है, दिमाग में वही बातें घूमती रहेंगी, तो भाई इन बातों का क्या लाभ, जिसके कारण आपकी हार्ट बीट पर इफेक्ट पड़े। तो 11वें भाव में राहु, अपने जीवन को सिंपल कीजिए, दूसरों की रीस ना करें, अपने आप में मस्त रहें, किसी की अधिक परवाह ना करें, तो जीवन में आप सफल होंगे। 12वें भाव में राहु, 12वें भाव में राहु एक दुख स्थान में होकर भी अगर थोड़ा सा शुभ प्रभाव मिल जाए तो अचानक ही बहुत अच्छा फल देता है। जीवन में गुप्त शक्तियां, गुप्त आत्माएं जातक की सहायता करती है, लेकिन अगर अशुभ प्रभाव में हो तो जीवन में भाई थोड़ी दौड़ धूप अधिक रहती है, हॉस्पिटल के चक्कर अधिक, कोर्ट कचहरी के चक्कर अधिक। शुभ राहु 12वें भाव में हो तो जातक का जो जीने का ढंग होता है वो दूसरों से हटकर होता है, यानी कि सभी सुख होते हुए भी, उसका उपयोग करते हुए भी जातक में अहंकार नहीं आता, कूटनीति ढंग से चलता है। इसलिए राजनीति के क्षेत्र में भी जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उनकी कुंडली में 12वें भाव में राहु देखा गया है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो प्रसिद्ध लोग हैं, बड़े ऑफिसर हैं, उनकी कुंडली में भी 12वें भाव में राहु है। तो ये राहु अगर अशुभ प्रभाव में होगा तो चिंता का विषय है थोड़ा, लेकिन अगर ऑस्पिशियस है, शुभ है, तो भाई कहां से कहां पहुंचा देगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। गुप्त आत्माएं, गुप्त शक्तियां आपका सुरक्षा कवच होंगी, आपके अंग संग चलेंगी, और कितनी बड़ी मुसीबत हो आपको उस मुसीबत में से निकालेंगी और जीवन को सुखी बनाने की कोशिश करेंगी। 12वें भाव में राहु, तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि
घर का माहौल इस तरह का हो कि अगर एक बार कोई अतिथि आ गया उसका बार बार आने का मन करे। अच्छी सेवा कीजिए और गरीब हो या अमीर हो सभी की अच्छी सेवा करें। और पति पत्नी एक दूसरे को सुख दे, सुख का कारण बने, दुख का कारण ना बने तो दोनों के लिए ही अच्छा है, क्योंकि मोक्ष का भाव है और पुरुष और स्त्री दोनों है इसमें, तो आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपकी गति अच्छी होगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऊपर कि राहु महाराज कैसे क्या चमत्कार दिखाते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।